होपफुली आई एम ऑडिबल। हम लोग पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इमरजेंसी मेडिसिन का। तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगा, लेकिन इसमें एक टॉपिक भी पढ़ा दूंगा और आगे चल के हम लोग एक प्लान बनाएंगे, एक इंडेक्स बनाएंगे कि क्या क्या पर्टिकुलर टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है। और मेडिकल इमरजेंसी में हम लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि डायबिटीज पढ़ना स्टार्ट कर दें। उन चीजों को पढ़ेंगे जिसमें तुम्हें पेशेंट को तुरंत केयर देना है, राइट, इमरजेंसी मैनेजमेंट करना है, स्टेबलाइज कर देना है। और अगर स्टेबलाइज कर दे रहे हो तो मान लो वो पेशेंट सर्जरी का है, फिर वो सर्जरी डिपार्टमेंट चला जाए और सर्जरी के स्पेशलिस्ट उसके क्या करें, सर्जरी वगैरह कर दें। इसी तरीके से अगर आईसीयू का पेशेंट हो तो फिर उसके बाद एनेस्थीसिया वाले देखें, मेडिसिन वाले देखें। साइकेट्री का पेशेंट हो, एक बार आपने स्टेबलाइज कर दिया तो फिर वो कहाँ चला जाए, साइकेट्री डिपार्टमेंट चला जाए। तो बेसिकली जब हम लोग इमरजेंसी मेडिसिन की बात करते हैं तो हम उन सारी मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसीज की बात करते हैं जिसमें हमें पेशेंट को इमीडिएट मैनेज करना होता है। इमीडिएट मैनेजमेंट करके हमें पेशेंट की जान बचानी होती है। कुल मिला के हमारा पहला काम होता है पेशेंट को स्टेबलाइज करना, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक ब्रांच है इमरजेंसी मेडिसिन की। यहाँ पे पूरा ट्रीट नहीं करना है, पेशेंट को स्टेबलाइज कर दो आप, ठीक है। जब वो स्टेबल हो जाए तो फिर उसके बाद उसको प्रॉपर क्योर या प्रॉपर ट्रीटमेंट उसके बाद करना है, पहले जान बचा लेनी है। जैसे मान लो तुम लोगों से मैं कहूँ कोई पेशेंट है और उसको अस्थमा का अटैक आ गया, अस्थमा का, तो ये बताओ तुम लोग इसको क्या करोगे सबसे पहले? फर्स्ट थिंग नेबुलाइज कर देंगे सर। नेबुलाइज करेंगे सर, राइट। और नेबुलाइज किस चीज से करोगे? एस्थेलिन से। इससे नहीं होगा तो आगे चल के ड्योलिन वगैरह भी ट्राई करोगे। लेकिन यहाँ पे अगर तुम स्टेरॉइड वगैरह दोगे तो इसका कोई फायदा है कि नहीं है? नहीं है सर, फायदा है। नहीं, फायदा नहीं। इमीडिएट मैनेजमेंट में अगर स्टेटस अस्थमैटिकस नहीं है, इनहेलर स्टेरॉइड का कोई मतलब नहीं है। डू यू गाइस एग्री? यस सर। आगे चल के बराबर उसको स्टेरॉइड देना है, लेकिन मौके पे आया है तो उसको एस्थेलिन से नेबुलाइज करना है कि ब्यूडिकॉर्ड से नेबुलाइज करना है? एस्थेलिन से। लेकिन जब तक तुम चाहते हो को कंट्रोल रहे अस्थमा, उसको रेगुलर स्टेरॉइड देना है कि नहीं देना है? देना है, राइट। लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी मेडिसिन नहीं, आगे चल के पल्मोनरी मेडिसिन वाले, टीबी चेस्ट वाले उसको प्रॉपर अस्थमा का ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन इमरजेंसी में तुम्हें बीटा 2 एगोनिस्ट देना है, जिसमें शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। मेन क्या है यहाँ पे? साल्बुटामोल। साल्ब्यूटामोल, बहुत बढ़िया, राइट। जैसे मान लो अगर किसी पेशेंट को स्नेक ने बाइट कर लिया, स्नेक ने, या कोई पेशेंट सल्फास खा के आ गया, पॉइजन, राइट। अगर कोई पॉइजन खा के आ गया तो पॉइजन मान लीजिए मैंने कह दिया कि स्टमक में गया, स्टमक में जाएगा। मान लीजिए सल्फास खा लिया, पहले स्टमक में रहेगा, स्टमक से पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है कि नहीं एब्जॉर्ब हो सकता? यस सर, गैस्ट्रिक लवाज करेंगे सर, राइट। तो यहाँ पे जो इमीडिएट मैनेजमेंट होगा वो इंक्लूड करेगा गैस्ट्रिक लवाज। तुम लोग क्या करोगे? की सफाई कर दोगे, राइट। और कुछ न कुछ एंटीडोट दोगे। कोई भी पॉइजन होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक मेडिसिन होगा, दैट इज एंटीडोट। जैसे मान लो स्नेक अगर काट लिया किसी को तो उसमें बेटा वेनम होता है कि नहीं होता है? यस सर, एंटीवेनम। राइट, वेलकम बैक। तो स्नेक के पास वेनम होगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को एंटी वेनम देना है कि नहीं देना है? राइट। अब चलो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन बताओ। अगर मान लीजिए किसी को स्नेक बाइट हो गया तो ज्यादातर लोग स्नेक बाइट में किस चीज से शहीद हो जाते हैं? क्या प्रॉब्लम है? डर के कारण। डर से सर। बहुत बढ़िया, एंजाइटी से ज्यादा लोग मर जाते हैं। और इसका मतलब है पॉइजन से नहीं मरते। तो इसका मतलब तुम्हें पेशेंट में कुछ और ट्रीटमेंट भी करना है। ज्यादातर स्नेक पॉइजनस होते हैं कि नॉन पॉइजनस होते हैं? नॉन पॉइजनस। एक सांप होता है जिसको तुम लोग कहते हो पानी वाला सांप। कितने लोग समझते हो पानी वाला सांप?
यस सर। राइट, उसका मतलब है कि वो नॉन पॉइजनस है, ठीक है। तो ज्यादातर लोग एंजाइटी से मर जाते हैं, ठीक है। खैर अगर जहरीला है तो एंजाइटी प्लस वेनम की वजह से भी मर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एंटी वेनम हो गया। जब यहाँ पे हम लोग एंजाइटी डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब पेशेंट का हमें वाइटल्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे कि नहीं, वाइटल्स। यस सर, बीपी। वेरी नाइस। जैसे हार्ट रेट हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, बीपी हो गया, कैपिलरी रिफिल टाइम हो गया, ये सारी चीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इमरजेंसी मेडिसिन, जिसमें हम लोग ABC से स्टार्ट करते हैं। ए का मतलब क्या होता है, एयरवे। जैसे मान लो अगर एयरवे की मैं बात करूं, किसी की गर्दन बहुत ज्यादा मुड़ जाए या माउथ में बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो जाए, तो क्या वो पेशेंट सांस ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, माउथ और नोज दोनों में। नहीं ले पाएगा सर। राइट, तो हम लोगों को एयरवे क्लियर करना है और ये देखना है ब्रीद कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ब्रीद नहीं कर रहा होगा तो वेंटिलेटर वगैरह पे रखना पड़ेगा, राइट, या ऑक्सीजन वगैरह भी लगाना पड़ेगा सपोर्ट के लिए। सी फॉर सर्कुलेशन, राइट। सर्कुलेशन, मान लो किसी का हार्ट रुक गया तो तुम लोग क्या करते हो बेटा, प्रेस करते हो चेस्ट पे, व्हाट इज दैट। सीपीआर सर, सीपीआर। राइट, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। या मान लो बीपी फॉल हो गया है तो इसको आईवी कैनुला लगाओगे, और आईवी कैनुला लगाने के बाद यहाँ से कुछ फ्लूइड वगैरह दे सकते हो कि नहीं दे सकते, फ्लूइड दे सकते हैं सर। राइट। तो जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं इमरजेंसी मेडिसिन की, तो हम लोग ऐसे चीजों को डिस्कस करते हैं जिससे पेशेंट को इमीडिएटली जो चीज पेशेंट को प्रोवाइड की जाए और जिससे पेशेंट की जान बच जाए। अगर मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूं, जैसे मान लो अगर किसी को स्कॉर्पियन काट ले, स्कॉर्पियन समझते हो। यस सर। यस सर, बिच्छू सर। राइट, तो ऐसे केस में एक एंटीडोट आता है, क्या होता है एंटीडोट, कौन बताएगा, देखते हैं। एंटीडोट क्या होता है स्कॉर्पियन बाइट का। ल्यूकेन सर, एंटी ल्यूकेन। एंटी ल्यूकिन क्या होता है। एंटीडोट क्या है, मान लो किसी को स्कॉर्पियन बाइट हो गया, एक सब्सटेंस होता है जो एंटीडोट होता है, जो जान बचाने में बहुत हेल्पफुल होता है, कौन बताएगा मुझे। लॉक्स 2% सर, आईवी, वो सॉरी आईएम। राइट, प्राजोसिन, बहुत बढ़िया, प्राजोसिन, एल्फा ब्लॉकर प्राजोसिन। कितने लोग समझते हो एल्फा ब्लॉकर प्राजोसिन। यस सर। राइट, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो तुम लोगों ने अभी तक सुना होगा कि चलो अच्छा मान लो किसी को पेनिसिलिन लग गया। पेनिसिलिन बेटा पहली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी कि नहीं थी। यस यस सर, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, मान लो किसी को तुमने पेनिसिलिन लगाया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है बेटा उससे। स्किन सेंसिटिव सर। बेटा उससे पूरी बॉडी में एलर्जी हो सकती है, केवल स्किन में नहीं। राइट, दैट इज एनाफाइलैक्सिस। तो हम लोग पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये नॉन सर्जिकल प्योरली आपकी एक मेडिकल इमरजेंसी है, राइट। कभी कभी तुम लोगों ने सुना होगा कि जैसे ही कोई इंजेक्शन, जैसे ही पेशेंट ने इंजेक्शन पेनिसिलिन लिया, पेशेंट की तुरंत डेथ हो जाती है 5 से लेके 30 मिनट के अंदर। क्या कहेंगे इस चीज को, एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्सिस या एनाफाइलैक्टिक शॉक। कभी कभी तो इवन सेफ्ट्राक्सोन लेने के बाद, कभी कभी तो इवन कॉम्बीफ्लाम लेने के बाद तुरंत क्या हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इसका रीजन क्या होता है बेटा, एनाफाइलैक्टिक शॉक। तो आज के लेक्चर में हम लोग एनाफाइलैक्टिक शॉक पढ़ेंगे। अब देखो, जब भी इमरजेंसी में काम करते हो, अकेले होना होता है कि टीम वर्क होना होता है। टीम वर्क सर। राइट, तो यू कॉल इट कॉल फॉर हेल्प। अगर अकेले रहोगे तो सीपीआर करोगे कि ड्रग दोगे कि ऑक्सीजन लगाओगे, यू कैन नॉट मैनेज, राइट। और इमरजेंसी ट्रे होना चाहिए, एक इमरजेंसी ट्रे का मतलब जिसमें ढेर सारी क्या हो, इमरजेंसी मेडिसिन हो। इमरजेंसी मेडिसिन का नाम लो तुम लोग। सर नॉरेड हो गया सर, एड्रेनलिन हो गया सर। राइट, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, और बताओ। एट्रोपिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, डोपामीन,
कॉर्टिसोल Dopamine. और डोपामाइन और Lactic. लेसिक्स और डायजेपाम सर, डायजेपाम, मिडाजोलाम, बहुत बढ़िया, किसी को सीजर आ जाए, और Avil. एविल, बहुत बढ़िया, एविल, वेरी एनिटोन नाइस, नाइट्रोक्लोसाइड और बताओ। हम्म, बस खत्म हो गया, डेक्सामिथासोन, बहुत बढ़िया, और नाइट्रोग्लिसरीन, ट्रेनेक्सेमिक एसिड, वेरी नाइस, आईवी डेक्सट्रोज, एट्रोपिन, बहुत बढ़िया, मैनिटॉल। तो ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आज पहला लेक्चर हो जाने दो ताकि तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया लग जाए कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो दिस विल बी वेरी वेरी सिंपल लेक्चर। तुम लोगों को मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म आज भेज दूंगा, तो तुम लोग रजिस्टर कर लेना, राइट। मैं एक डेमो दे दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सर्जिकल इमरजेंसीज हम लोग कवर करेंगे। तो कुल मिला के तुम लोग मेडिकल इमरजेंसीज मैनेज करोगे, तो मतलब पेशेंट को स्टेबलाइज करोगे, इररेस्पेक्टिव पेशेंट किस डिसीज से आया हुआ है, राइट। चलो, वी विल डिस्कस इमरजेंसी मेडिसिन, वी विल डिस्कस इमरजेंसी मेडिसिन। इमरजेंसी मेडिसिन, तुम लोगों को प्रॉपर इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, राइट, कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, इनको यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो जब भी हम लोग इमरजेंसी मेडिसिन की बात करते हैं, राइट, तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें अगर इमीडिएट मैनेजमेंट आपने नहीं किया, राइट, तो हो सकता है पेशेंट को तुम लूज कर दो, राइट। तो मेडिकल इमरजेंसीज में सर्टेन कंडीशंस हो सकती हैं, राइट। हम लोग कहते हैं यहाँ पे अर्जेंट ट्रीटमेंट एंड इंटरवेंशन इज नीडेड, अर्जेंट ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन is needed to stabilize the patient। तो हमारा मेन एम यहाँ होता है कि पेशेंट को स्टेबलाइज कर दें, अर्जेंट ट्रीटमेंट देंगे, आगे चल के वो अपनी स्पेशलिटी में जाए। जैसे मान लो अगर कोई गायनिक इमरजेंसी हो, ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी हो, तो तुरंत तुम स्टेबलाइज कर दो, उसके बाद गायनी डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट या कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट या सर्जरी डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दो, राइट। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनाफाइलैक्टिक शॉक, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल इमरजेंसी है। यू कॉल इट एनाफाइलैक्सिस और एनाफाइलैक्टिक शॉक, एनाफाइलैक्टिक शॉक, राइट। अब देखो, बहुत एलर्जीज एलर्जीज हो सकती हैं, राइट। हम लोग कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इट इज टाइप ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विच इज वेरी वेरी सीवियर, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, राइट। आगे चल के पढ़ेंगे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 क्या होता है, राइट। एंड दिस कैन बी पोटेंशियली फेटल, डेथ हो सकती है, पोटेंशियली फेटल, राइट, दैट टू विद इन 5 to 30 मिनट्स। हो सकता है पेशेंट को एनाफाइलैक्टिक शॉक हो और 5 से 30 मिनट में उसकी डेथ हो जाए। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे अर्जेंट मेडिकली इमरजेंसी इसको नहीं मानोगे तो पेशेंट को लूज कर दोगे। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं दिस कैन बी ड्यू टू नंबर ऑफ कॉजेज, नंबर ऑफ कॉजेज, नंबर ऑफ कॉजेज में एग्जाम्पल हो सकता है कोई पेशेंट ड्रग ले, कोई मेडिकेशन से हो जाए, राइट, फूड से हो जाए, एक्सरसाइज तक से हो जाए, स्ट्रेस से हो जाए, राइट, स्टिंग से हो जाए, इंसेक्ट बाइट से हो जाए। तो बहुत सारे इसके कॉजेज हो सकते हैं, राइट। हम लोग एक एक को देखेंगे। तो जब भी एनाफाइलैक्टिक शॉक की बात करते हैं, इट इज मेडिकल इमरजेंसी, राइट। यहाँ पे इन भाई साहब की शक्ल देखो, राइट, अभी ये सब बहुत डिटेल में आएगा। यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो स्किन पे ढेर सारे रेसेस हैं, हाइव्स, स्किन रेसेस,
राइट, रेड ऐसे लग रहा है एलर्जी हुई है, लेकिन ये केवल स्किन की एलर्जी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, सॉलन लिप्स, होठ भी मोटे हो गए हैं। इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है म्यूकस मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व, राइट। इसका मतलब हो सकता है पेशेंट को ट्रेकियल एडिमा हो, लेरेंजियल एडिमा हो, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बढ़ गए हों, आई के सिक्रीशंस बढ़ गए हों, लंग के अंदर सिक्रीशन भर गए हों, मतलब इतने सिक्रीशन अंदर बॉडी में हो गए हैं कि पेशेंट अपने ही सिक्रीशन में डूब के मर सकता है, राइट। केवल एक स्किन पे रैसेस होते तो हम लोग उसको अर्टिकेरिया कहते, हाइव्स कहते, लेकिन यहाँ पे पूरी बॉडी में एक तरीके से एलर्जिक रिएक्शन हो रखा है, राइट। और वो भी बहुत ही फास्ट, आईजीई मीडिएटेड हम लोग कहते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, राइट। यहाँ पे पेशेंट अपने आप ही अपने ही सिक्रीशन में चोक कर सकता है, और उसके बाद रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट वगैरह हो सकता है, ब्रेथलेसनेस वगैरह हो सकता है, आई मीन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और उसके बाद हो सकता है हाइपोटेंशन वगैरह भी हो, डायरिया हो, वॉमिटिंग हो, और डेथ हो जाए विद इन मिनट्स टू आवर्स। ओके, जब एनाफाइलेक्टिक शॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सर्टेन फैक्टर्स की भी बात करते हैं और कुछ पैथोजेनेसिस की भी बात करते हैं, राइट। यहाँ पे कुछ डायग्राम लिए लेते हैं ताकि तुम लोगों का काम इजी हो जाए एनाफाइलेक्टिक शॉक में। राइट, जैसे यहाँ पे ये देखो एनाफाइलेक्टिक शॉक, यहाँ पे इन्होंने कहा है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनाफाइलेक्सिस इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन तुम लोग समझते हो, दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। केवल पेनिसिलिन ही नहीं, जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं जैसे एमॉक्सिसिलिन, राइट, इवन थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, जैसे हम लोग कहते हैं इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन, राइट, जो कि सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक है। इसके अलावा किसी को कंट्रास्ट मीडिया दिया गया, सीटी स्कैन कराया गया, डेक्स्ट्रंस दिया गया, कोई और इंसेक्ट बाइट हो, राइट, इवन सी फूड से हो सकता है, नट्स वगैरह से भी हो सकता है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पेशेंट को एक तरीके से बहुत सीवियर एलर्जी है, जिसमें मेन रोल होता है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन ई का, और बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं, राइट, मास्ट सेल्स, और कुछ केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो हिस्टामिन होते हैं, राइट। यहाँ पे कुछ और डायग्राम लेते चलते हैं और फिर उसी हिसाब से हम लोग आगे चलते देखते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक, राइट, यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट, विच में कॉज डेथ। कॉमन कॉजेज की बात करें तो इंसेक्ट बाइट, सोचो कितना डेंजरस हो सकता है, स्टिंग्स, फूड, मेडिकेशन, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं। तो हम लोग कहते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक इज IgE mediated, आगे चल के समझेंगे व्हाट इज IgE, IgE mediated टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी reaction in which patient develops severe allergic manifestations including shortness of breath, choking, hypotension, unconsciousness, or death on exposure to allergen, right, within minutes to hours, right, जिसमें पेशेंट की विद इन मिनट्स टू आवर्स डेथ हो सकती है। अब एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम लोगों को एक तो फोकस करना है IgE पे, इसके अलावा मास्ट सेल पे, इसके अलावा बेसोफिल्स पे, इसके अलावा कुछ केमिकल मीडिएटर्स पे,
और आगे चल के ये तुम्हारी बॉडी के साथ करेंगे क्या। तो यहाँ पे कुछ पैथोजेनेसिस चलने से पहले कुछ और इन जनरल स्लाइड्स हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये डायग्राम है, राइट, ये तो ले चुके। राइट, तो यहाँ पे पेशेंट में क्या हुआ, कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स या पर्टिकुलर केमिकल्स के एक्सपोजर की वजह से एनाफाइलेक्सिस हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिगरिंग फैक्टर्स लिख लेते हैं एंड कॉजिटिंग एजेंट्स। ट्रिगरिंग फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स फॉर एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं, this is type of allergic reaction, right, and this is type 1 hypersensitivity। यहाँ पे इंसेक्ट स्टिंग हो गया, राइट, जैसे मधुमक्खी ने किसी को स्टिंग कर लिया, या इवन इंसेक्ट बाइट भी हो सकता है, इंसेक्ट बाइट, राइट, कॉकरोच काट लिया किसी को। फूड हो गया, फूड में ज्यादातर हम लोग कहते हैं सी फूड्स या फिशेज वगैरह से हो गया, फिश, नट्स वगैरह से हो सकता है, नट्स जैसे ग्राउंड नट वगैरह हो गया, राइट। मेडिकेशन से हो सकता है, किसी भी मेडिकेशन से हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पे पेनिसिलिन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। किसी भी केमिकल से हो सकता है, राइट, जैसे फ्यूम्स वगैरह से हो सकता है, कुछ लोगों को ग्लव्स पहनने से भी हो सकता है क्योंकि ज्यादातर वहां पे लेटेक्स मटेरियल रहता है। तो ट्रिगरिंग एजेंट किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ये अभी जो दिखाया ये मेन है। और क्या ट्रिगरिंग एजेंट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेन चीजें अगेन फूड हो गया, राइट, जिसमें हमारे ग्राउंड नट्स हो गए, कोई भी नट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग नट्स लिख लेते हैं, राइट, और जिसको एलर्जी रहेगी उसको लाइफ लॉन्ग है। दूसरी तरफ हमारे पास इंसेक्ट बाइट हो गया या इंसेक्ट स्टिंग हो गया, इंसेक्ट बाइट या स्टिंग्स। और तीसरी तरफ हमारे पास क्या हो गए, मेडिकेशंस हो गए। मेडिकेशंस में इवन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे कॉम्बिफ्लाम। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ड्रग वैसे आजकल बंद हो गई लगभग, पेनिसिलिन, लेकिन आज भी जहाँ पे पेनिसिलिन को काम करना है वहां आज भी केवल पेनिसिलिन ही देना है। तो पेनिसिलिन का यूज लगभग ना के बराबर हो गया है, बट स्टिल जहाँ पे पेनिसिलिन का इंडिकेशन है वहां पेनिसिलिन आज भी ड्रग ऑफ चॉइस है। क्या क्या कंडीशंस अभी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे ट्रिगर्स को एक साथ असेंबल कर दिया है, जैसे फूड हो गया, बी एंड वास्प स्टिंग्स हो गए, ड्रग्स हो गए, लेटेक्स रबर्स हो गए, राइट। अब यहाँ पे कॉमन कॉजेज हैं, कौन कौन सी मेडिकेशंस ड्रग्स कर सकते हैं, राइट। हम लोग देखो एंटीबायोटिक्स का नाम ले रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पेनिसिलिन है। एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, राइट, जब सर्जरी से पहले हम लोग देते हो, इवन जब किसी को सीटी और एमआरआई कराते हो तो डाई देते हो, कंट्रास्ट देते हो, उससे भी एलर्जी हो सकती है। एस्पिरिन हो गया, दैट इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। आईवी कंट्रास्ट मीडिया हो गया, ओपियाइड एनाल्जेसिक्स हो गया, जैसे ट्रेमेडोल हो गया, आई मीन पेन किलर्स हो गए, राइट। इवन वैक्सीन वगैरह जो हम लोग लगवाते हैं, आजकल बड़ा कॉमन कंसर्न है कि कोविड वैक्सीन से भी दुनिया भर के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, इंक्लूडिंग कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो कि क्लेम किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग एनाफाइलेक्टिक शॉक। केवल कोविड वैक्सीन नहीं, जो बच्चों को ढेर सारी वैक्सीन लगती हैं, इवन हम लोगों को लग जाती हैं टेटनस फ्लू, किसी से भी एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। जब भी किसी पेशेंट में एनाफाइलेक्टिक शॉक की हिस्ट्री होगी या सस्पेक्ट कर रहे होगे या तुम्हारे सामने हो रहा होगा, तो इंजेक्शन एड्रेनालिन ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा, इसलिए तुम्हें इंजेक्शन एड्रेनालिन के साथ प्रिपेयर्ड रहना है। एक्सरसाइज तक से भी हो सकता है, राइट, वैक्सीनेशन वगैरह से भी हो सकता है।
अब अगर मान लो मैं तुमसे कुछ फूड की बात करूं तो ये कॉमन फूड आइटम्स हैं जिनसे एनाफाइलेक्सिस हो सकती है, जिसमें पीनट्स या कोई भी नट, ग्राउंड नट, कैश्यू नट, किसी भी चीज से हो सकता है, फिश से, शेल फिश, एग, मिल्क, इवन पल्सेस, राइट। किसी भी फूड से हो सकता है, किसी भी फूड एडिटिव से हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों को समराइज करूं, कॉमन कॉजेस, कॉमन रिस्क फैक्टर्स फॉर एनाफाइलेक्सिस या एनाफाइलेक्टिक शॉक, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाता है तुम्हारा क्या चीज, सबसे ऊपर आ जाते हैं ड्रग्स। नंबर 1 ड्रग्स। ड्रग्स आ जाए तो सबसे ऊपर लिखना है इंजेक्शन पेनिसिलिन, क्योंकि यहीं से डिस्कवरी हुई थी एनाफाइलेक्टिक शॉक की, इंजेक्शन पेनिसिलिन, राइट। मतलब ये क्या हो गया, एंटीबायोटिक हो गया। आजकल इसका यूज बहुत कम हो गया है, कहाँ यूज होगा बताएंगे, राइट। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स, सिफेलोस्पोरिन्स, सिफेलोस्पोरिन्स का मतलब यहाँ पे इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन की ही बात क्यों ना कर लें हम लोग, राइट, जिसको तुम लोग जोन नाम से जानते हो, मोनोसेफ नाम से जानते हो। और अगर यहाँ पे हम लोग आगे चलें तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे हमारे पास एस्पिरिन हो गया, हमारे पास आइबुप्रोफेन हो गया, राइट, दैट इज कॉम्बीफ्लाव। कोई भी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग या इनफैक्ट कोई भी ड्रग आपका क्या करा सकता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक करा सकता है, राइट। ओपियाइड एनाल्जेसिक्स, ओपियाइड एनाल्जेसिक्स, बहुत सारे आप लोग क्या करते हो, पेन किलर्स वगैरह लेते हो, एग्जाम्पल ट्रेमेडोल, राइट। इवन एनेस्थेटिक एजेंट्स, एनेस्थेटिक एजेंट्स, राइट, जैसे प्रोपोफॉल वगैरह हो गया। प्रोपोफॉल एक ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट है, इतनी तेजी से इंसान को बेहोश करता है कि तुम लोग 1 2 3 भी काउंट नहीं कर पाओगे, राइट, और ओटी टेबल पे बेहोश हो जाओगे। तो ये जो ड्रग वाली कैटेगरी है, सबसे पहले कैटेगरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। अब केवल ड्रग से ही नहीं होगा, फूड से भी हो सकता है, फूड से हो सकता है तुम लोग कहीं दावत पे जाओ, पता चला वापस नहीं आए, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया। अक्सर यहाँ पे हम लोग कहते हैं सी फूड से होता है, स्नेल्स, क्रैब, राइट, प्रॉन एंड ऑल दीज, जैसे प्रॉन हो गया, क्रैब हो गया, स्नेल्स हो गए, राइट। तो बहुत सारे सी फूड्स होते हैं। इसके अलावा फिशेज होती हैं, और शेल फिश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, जिनके ऊपर शेल होता है। इसके अलावा नट्स हो गए, बीट, ग्राउंड नट, कैश्यू नट, एनी नट, नट्स, ग्राउंड, राइट। और यहाँ पे एग हो गया, यहाँ पे मिल्क हो गया, राइट। तो जो कॉमन चीजें हम लोग खाते हैं उससे भी कुछ लोग एलर्जिक हो सकते हैं, कुछ लोग एक तरीके से हाइपर एलर्जिक हो सकते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, इन सब चीजों से होती है। और अचानक उसको यूज करने के बाद, उनके एक्सपोजर के बाद पेशेंट को की डेथ हो सकती है, राइट। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे पेशेंट में वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में कोई भी वैक्सीन, एनी वैक्सीन कैन कॉज एनाफाइलेक्टिक शॉक, कैन कॉज एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक। अगर यहाँ पे तुम लोगों से कहें, जो भी वैक्सीन की बात ये कर रहे हैं, कोई भी वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी को कोरोना की वैक्सीन लग गई, एग्जाम्पल कोविड इम्यूनाइजेशन, कोविड वैक्सीन, एग्जाम्पल टेटनस वैक्सीन, एग्जाम्पल डीपीटी हो गया, डीपीटी, एमएमआर, एनी वैक्सीन, राइट। इसके अलावा इंसान एलर्जिक हो सकता है किसी न किसी सब्सटेंस से, राइट, जैसे डस्ट से हो सकता है, जैसे लेटेक्स जो ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो ये कुछ आपके कॉमन एजेंट्स हो गए जो कि एनाफाइलेक्सिस या एनाफाइलेक्टिक शॉक या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवा सकते हैं। अभी आगे चलेंगे हम लोग कि क्या कराएंगे ये लोग।
अब यहाँ पे थोड़ी सी बात पेनिसिलिन की कर लेते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन तुम लोगों ने सुना तो होगा, देखा नहीं होगा। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन, राइट। पेनिसिलिन आपका क्या था? फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक था, बहुत लिमिटेड यूज है आजकल। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, राइट, बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। Alexander Fleming. Nowadays, penicillin has very limited role. Nowadays, penicillin has very limited role या indications, right? Because of drug resistance. एक चीज तो हो गई ड्रग रेजिस्टेंस। धीरे धीरे बैक्टीरिया को समझ में आ गया है कि पेनिसिलिन जैसी कोई एंटीबायोटिक है, इसको पेशेंट यूज करेगा, तो धीरे धीरे उनमें म्यूटेशन हो गया और वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए। एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, मतलब पेशेंट डिसीज से ना मरे, पेनिसिलिन के इंजेक्शन से मर जाए। दिस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इंक्लूड्स एनाफाइलैक्टिक शॉक। एग्जाम्पल, एनाफाइलैक्टिक शॉक, राइट, टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो आजकल इंडिकेशन क्या है पेनिसिलिन के? मतलब पेशेंट किस बीमारी के थ्रू आए आपके पास हिस्ट्री लेते हुए कि पेनिसिलिन या कोई इंजेक्शन लगा हुआ है और ये पर्टिकुलर कंडीशन हो गई है, तो इंडिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इंपॉर्टेंट है एट प्रेजेंट। आजकल पेनिसिलिन हम लोग कहाँ कहाँ देते हैं? पेनिसिलिन ही सबसे इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, सबसे फ्रीक्वेंटली जो एनाफाइलेक्सिस कराती है। नंबर 1 हम लोग कहते हैं एक्यूट रियूमेटिक फीवर। एक्यूट रियूमेटिक फीवर जिसमें जॉइंट पेन वगैरह होगा, एक्यूट रियूमेटिक फीवर। दूसरा रियूमेटिक हार्ट डिसीज, RHD, रियूमेटिक हार्ट डिसीज, RHD। तीसरा हमारे पास हो गया डिप्थीरिया, राइट। चौथा हमारे पास हो गया टेटनस। तो ये कुछ कॉमन इंडिकेशंस हैं जहां पे पेनिसिलिन आज भी यूज की जाती है। आज भी इन सारे कंडीशंस में पेनिसिलिन फर्स्ट लाइन ड्रग है। जैसे मान लो किसी को रिमेटिक हार्ट डिसीज है, हार्ट वॉल उसके खराब हो रहे हैं, तो ऐसे इंसान को एवरी 3rd वीक इंजेक्शन पेनिसिलिन लगता है। पेनिड्योर से नाम से आता है और इंट्रामस्कुलर लगता है। अगर इससे पेशेंट को एलर्जी है पेनिसिलिन से, तो हो सकता है कभी पेनिड्योर या पेनिसिलिन इंजेक्शन लगाओ, पेशेंट आधे घंटे के अंदर, हो सकता है कभी मिनट्स के अंदर कोलैप्स करे और उसकी डेथ हो जाए। तो अब हम लोग देख लेते हैं इतने सारे एजेंट्स जो पढ़े हैं किस तरीके से ऐसा क्या कर देंगे कि पेशेंट में लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस आ जाए और पेशेंट की डेथ हो जाए। तो हम लोग पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। उसके बाद मेन अपना फोकस होगा मैनेजमेंट पे। पैथोजेनेसिस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक, जब हम लोग शॉक वर्ड का यूज करते हैं इसका मतलब बीपी कम हो गया है, राइट। और बीपी कम हो गया है, हाइपोटेंशन है। शॉक का मतलब होता है इतना कम बीपी हो गया है कि सारे ऑर्गन्स का परफ्यूजन सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, मल्टी ऑर्गन फेलियर के पेशेंट की तरफ पेशेंट जा रहा है। अभी हम लोग क्लिनिकल फीचर्स में इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं अगर आप लोगों से कहूँ तो 2-3 चीजें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। एक तो यहाँ पे ट्रिगरिंग एजेंट, राइट। किसी को अपने आप एनाफाइलेक्टिक शॉक नहीं होगा, कोई ना कोई ट्रिगरिंग एजेंट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया वेनम हो सकता है, स्नेक बाइट, राइट। कोई और पॉइजन हो सकता है, कोई ड्रग हो सकता है, अभी हम लोगों ने देख लिया कोई फूड हो सकता है, कोई मेडिकेशन हो सकता है। ट्रिगरिंग एजेंट का होना जरूरी है। दूसरी चीज यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पेशेंट में एलर्जी की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे IgE एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन का होना जरूरी है, राइट। तीसरी चीज यहाँ पे मास्ट सेल।
एलर्जी चाहे अस्थमा का हो चाहे हाइपर सेंसिटिविटी हो, तो यहाँ पे मास्ट सेल और बेसोफिल का होना जरूरी। तीसरी चीज यही मास्ट सेल से कुछ केमिकल मीडिएटर्स निकलेंगे, राइट, जिसमें मेनली आपका होगा हिस्टामिन, राइट। यहाँ पे क्या हो गया, कोई ना कोई केमिकल मीडिएटर हो गया। तो जब भी हम लोग पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो इस तरफ से इन 4 एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। पैथोजेनेसिस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक, मतलब ऐसा क्या हो गया कि इस ट्रिगरिंग एजेंट ने पेशेंट में इतना हिस्टामिन निकाला कि पेशेंट की इमीडिएट डेथ हो गई, अगर वो पेशेंट मैनेज नहीं किया गया तो जब पैथोजेनेसिस देखते हैं तो ये ट्रिगरिंग एजेंट हम लोग समझ चुके हैं। मान लो किसी ने कोई मेडिकेशन लिया, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, अब ये बॉडी में आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन के पास जाएगा, ये मास्ट सेल के पास जाएगा, और मास्ट सेल कुछ न कुछ केमिकल मीडिएटर सिक्रीट कर देगा जो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस होगा, और उसके जो मैनिफेस्टेशंस होंगे वो बिल्कुल हाइपर एक्यूट होंगे। ऐसा नहीं कि तुमने आज कोई पॉइजन खा लिया कल डायरिया हुआ, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैथोजेनेसिस क्या है इस पर्टिकुलर डिसीज की। जब पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे कई चार्ट ले सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं इसको, राइट, जितना विजिबल है उतना देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं एंटीजन गया बॉडी में, ठीक है, बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होगा, कोई बात नहीं, अभी रिपीट कर देंगे। और यहाँ पे आईजीई एंटीबॉडी देख पा रहे हो, राइट, आईजीई एंटीबॉडी। आगे चल के ढेर सारे केमिकल मीडिएटर्स निकलेंगे, कहाँ से, मास्ट सेल से। यहाँ पे आपका आ जाएगा मास्ट सेल, और यहाँ पे आ जाएंगे आपके केमिकल मीडिएटर्स। केमिकल मीडिएटर्स में जो मेन मीडिएटर है दैट इज हिस्टामिन। लेकिन अब ये मत सोचना कि यहाँ पे एंटी हिस्टामिनिक से ट्रीटमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया आपका, एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक, तो वही सारे केमिकल मीडिएटर्स, वही सारे ट्रिगरिंग एजेंट पेशेंट में लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग इस डायग्राम को देखो, राइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कोई भी इंसल्ट हुआ, मान लीजिए यहाँ पे पैथोजन तो नहीं है, यहाँ पे एलर्जन है, राइट। व्हाट इज दिस एलर्जन, ये एलर्जन पॉलन ग्रेन भी हो सकता है जो कि अस्थमा कराता है, लेकिन ज्यादातर पॉलन ग्रेन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कराता नहीं। एलर्जन या एंटीजन यहाँ आके बाइंड करेगा, किससे मिल गया, आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन से। और ये जो बड़ा वाला सेल है दिस इज मास्ट सेल। मास्ट सेल अपने अंदर स्टोर किए रहता है ये सारे सब्सटेंसेस जिनमें 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन वगैरह होता है, राइट, दैट इज हिस्टामिन। तो हम लोग कहते हैं जब पैथोजेनेसिस की बात होती है, मान लीजिए ये ड्रग है, राइट, ड्रग है जिसको पेशेंट ने लिया। अब ये ड्रग पेशेंट की बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाएगा तो इसको जरूरत होगी किसकी, आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन की। तो इस तरीके से वाई शेप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एंटीबॉडीज होते हैं। दिस इज योर इम्यूनोग्लोबुलिन ई। हम लोग कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, या हम लोग कह देते हैं इसी को आईजीई एंटीबॉडी। आईजीई एंटीबॉडी, यही एंटीबॉडी होती है जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और एक और चीज होता है आपके पास, मास्ट सेल। मास्ट सेल, राइट, मास्ट सेल के अंदर ढेर सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन, ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग केमिकल मीडिएटर्स, केमिकल मीडिएटर्स इंक्लूडिंग हिस्टामिन, इंक्लूडिंग हिस्टामिन। यही हिस्टामिन आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो 3 चीजों की जरूरत है यहाँ पे, एक तो कोई ना कोई ट्रिगरिंग एजेंट, चाहे वो ड्रग हो चाहे वो फूड हो, ट्रिगरिंग एजेंट, और उसके बाद बॉडी में कुछ एलर्जिक एंटीबॉडीज, और फिर यहाँ पे आपके मास्ट सेल। तो हम लोग कहते हैं कुछ इस तरीके से सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है। यहाँ पे मास्ट सेल है, मास्ट सेल के ऊपर आके लग जाते हैं आपके एंटीबॉडीज, राइट, ये आपके आईजी एंटीबॉडीज।
वाई शेप में होते हैं आईजी एंटीबॉडीज। तो जो एलर्जिक होते हैं उनमें आईजी एंटीबॉडीज का एक्सप्रेशन मास्ट सेल के ऊपर ज्यादा होता है, राइट। तो इस तरीके से आईजीई एंटीबॉडीज ने मास्ट सेल को एनसर्किल कर लिया है, मास्ट सेल, और ये क्या हो गया आपके आईजीई एंटीबॉडीज। ये क्या हो गया आईजीई एंटीबॉडी। वाई शेप के जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये आईजी एंटीबॉडी है और ये अटैच है मास्ट सेल से। अब मैं कह दे रहा हूं यहाँ पे ड्रग या एलर्जन आया, राइट। हम लोग कह दे रहे हैं ट्रिगरिंग एजेंट। जब ट्रिगरिंग एजेंट यहाँ पे आके लग जाएगा तो हम लोग क्या कह देंगे, अब जाके एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो एलर्जन किससे बाइंड कर गया, आईजी एंटीबॉडी से। इसकी वजह से मास्ट सेल नाराज हो जाएगा और डीग्रेनुलेट कर जाएगा, मास्ट सेल अपना कंटेंट बाहर निकाल दे। हम लोगों ने क्या कह दिया, डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल। डीग्रेनुलेशन हो गया तो इसका मतलब अब यहाँ पे हिस्टामीन मिल गया और हिस्टामीन विल कॉज मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस which will result into एनाफाइलेक्सिस या एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो हम लोगों ने पूरी पैथोफिजियोलॉजी इसी चार्ट से देख लिया है, अभी लिख लेंगे इसको, फिर उसके बाद हम लोग क्लिनिकल फीचर्स पे चलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एनाफाइलेक्टिक शॉक, तो कुछ इस तरीके से सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसमें हम लोगों ने कहा कि एलर्जन आपका किससे मिलेगा, एंटीबॉडी से मिलेगा, राइट। एंटीबॉडीज मास्ट सेल के ऊपर लग जाएंगी और मास्ट सेल के ऊपर लग जाएंगी तो मास्ट सेल डीग्रेनुलेट कर देगा और डीग्रेनुलेट कर देगा तो ढेर सारे मीडिएटर्स निकलेंगे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होंगे हिस्टामीन, राइट। तो देयर इज एलर्जन या ट्रिगरिंग एजेंट, आईजी एंटीबॉडी, मास्ट सेल और उसके बाद डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल व्हिच इंक्लूड्स हिस्टामीन। एक और डायग्राम, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, राइट, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे हम लोगों ने एलर्जन की बात कर लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने एंटीबॉडीज की बात कर ली थी विच इज आईजीई एंटीबॉडी, और आगे चल के हम लोग कहते थे मास्ट सेल डीग्रेनुलेट होगा। मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन के बाद यहाँ पे डीग्रेनुलेशन हो गया और यहाँ पे कुछ मैनिफेस्टेशंस आएंगे जिसकी वजह से पेशेंट में लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो हम लोग कहते हैं ट्रिगरिंग एजेंट बाइंड्स IgE antibodies in allergic person over mast cells, right। इसकी वजह से डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल, डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स, तो क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ हिस्टामीन, राइट। और इसके बाद हम लोग कह देते हैं अब यहाँ पे एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो कितना सिंपल है हर एक चीज, हर एक इवेंट यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड है। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन डायग्राम से लिखूं तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रिगरिंग एजेंट, जिसमें मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे ड्रग, IgE एंटीबॉडी, मास्ट सेल, राइट, हिस्टामीन, और यहाँ पे क्या आ गया, एनाफाइलेक्टिक शॉक या एनाफाइलेक्सिस। जो भी पैथोजेनेसिस था वो सब खत्म हो गया। अब टाइम आ गया है क्लिनिकल फीचर्स का। ये जो हिस्टामीन है इसी की वजह से बॉडी में सर्टेन इम्यून रिएक्शंस होंगे, राइट। यहाँ पे टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन करेंगे जिसकी वजह से पेशेंट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। इट इज अ मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम। अब आते हैं हम लोग क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स में अगर किसी को एनाफाइलेक्सिस सस्पेक्ट कर रहे हो तो किसी न किसी चीज का एक्सपोजर भी होना चाहिए, राइट। ऐसे नहीं कि तुम्हारे सामने कोई सिक है तो एनाफाइलेक्टिक शॉक, पेशेंट कुछ खा रहा था, कोई मेडिकेशन ले लिया,
राइट, कोई भी एक इंसेक्ट बाइट हो गया, राइट, तो कोई भी अगर ट्रिगरिंग एजेंट की हिस्ट्री है, किसी भी ट्रिगरिंग फैक्टर की हिस्ट्री है और उसके साथ कुछ क्लिनिकल फीचर्स पर्टिकुलरली मिल रहे हैं, तो यू कैन सस्पेक्ट एन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। तो हम लोग कहते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर, राइट, ट्रिगरिंग एजेंट का एक्सपोजर हो, राइट, यहाँ पे एक्सपोजर टू एलर्जेन, या हम लोग कहेंगे ट्रिगरिंग एजेंट, राइट, फॉलोड बाय टिपिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, टिपिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ट्रिगरिंग एजेंट्स में तुम लोगों को बता चुका हूं, राइट, क्या क्या होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, राइट। अगर यहाँ पे कुछ डायग्राम से हम लोग शुरुआत करें कि क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग फिर से इस डायग्राम को लें। यहाँ पे तुम लोग शक्ल देख के बता सकते हो कि पेशेंट में कुछ न कुछ क्या है, एडिमेटस चेंज आ रहे हैं, राइट। और आगे जाएंगे तो यहाँ पे अभी आंख के आसपास सूजन थी, पूरी बॉडी पे सूजन आने लगेगी और कुछ रैसेस भी आने लगेंगे। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को अर्टिकेरिया और स्किन एलर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर स्किन एलर्जी की बात करता तो केवल मैं इन रैसेस को दिखाता, राइट, लेकिन यहाँ पे ये रैसेस पार्ट ऑफ इलनेस है, केवल यही रैसेस नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, एलर्जी स्किन रैसेस, जो कि आपके रेड होंगे, पूरी बॉडी पे होंगे। इसके अलावा तुम लोग देख पा रहे हो सॉलन लिप्स, अभी इसके पहले भी ये डायग्राम लिया, सॉलन लिप्स, इसका मतलब अंदर म्यूकोसा वगैरह भी आपकी क्या है, अफेक्टेड है। सॉलन क्यों हो गया ये चीज, अभी डिस्कस करते हैं। अलोंग विद पेशेंट में चोकिंग हो सकता है, ऐसे लगेगा कि सांस नहीं ले पा रहा है, राइट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, ईचिंग हो सकता है, इवन जीआई सिम्टम्स हो सकते हैं। मान लो किसी ने कुछ खा लिया, राइट, मान लो एनसिड खा लिया, तो उसमें हो सकता है डायरिया स्टार्ट हो जाए, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए, अलोंग विद ऑल दीज मैनिफेस्टेशंस, राइट। तो एक सिस्टमिक इलनेस है जिसमें बॉडी के सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे। अगर हम लोग इस डायग्राम को ले लें यहाँ पे, तो एनाफाइलेक्सिस में दुनिया भर के क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे और हम लोग कहेंगे ये जो क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे विद इन 5 to 30 minutes ऑफ एक्सपोजर टू एलर्जेन। अब देखो मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है एक बार देखते हैं। यहाँ पे पेशेंट में अगर देखा जाए तो स्किन में इचीनेस होगा, इसके अलावा हम लोग कहेंगे रैसेस भी आपको अपेरेंटली दिख सकते हैं, इनफैक्ट होते हैं। अब यहाँ पे पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, कॉफिंग हुआ, ब्रेथलेसनेस हुआ और सांस ले रहा है तो आवाज आ रही है, दैट इज व्हीजिंग, स्वेलिंग ऑफ लिप्स, टंग, थ्रोट। तो इसका मतलब पेशेंट के एयरवे में एडिमा हो जाएगा, जैसे ट्रेकिया में एडिमा हो गया, लैरिंग्स के आसपास एडिमा हो गया, लंग में ढेर सारा सिक्रीशन हो गया, तो पेशेंट में चोकिंग की प्रॉब्लम होगी, ऐसे लगेगा कि ब्लॉक हो जा रहे हैं एयरवेज एंड ऑल। रनी नोज, राइट, रनिंग नोज। इवन पेशेंट का हार्ट रेट कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बीपी अक्सर फॉल कर जाता है। जब बीपी अनरिकॉर्डेबल हो जाता है तभी हम लोग कहते हैं शॉक की कंडीशन में है। पेशेंट में हो सकता है बीपी कम होने की वजह से ब्रेन का भी परफ्यूजन अफेक्टेड हो जाए, हम लोग कहते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियस। केवल इतना ही नहीं है, हो सकता है पेशेंट ने कोई फूड लिया हो जिससे एनाफाइलेक्सिस हो गया हो, तो पेशेंट में डायरिया, वॉमिटिंग, पेशेंट की हो सकता है आईज वगैरह भी रेड हो जाए, आईज रेड और आई का भी कंजेशन हो। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं ऐसे एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस आते हैं विद इन मिनट्स, जिसमें पूरी बॉडी में रेडनेस हो सकती है, पूरी बॉडी में वेसोडाइलेटेशन हो सकता है, राइट, पूरी बॉडी में एक्सेस ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है। जैसे मैं कहूँ तुम्हारे लंग में ढेर सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, तो इसका मतलब है कि सांस नहीं ले पाओगे और डूब जाओगे अपने ही सिक्रीशन से, राइट। और कुछ डायग्राम लेते हैं, फिर उसके बाद समराइज करते हैं क्लिनिकल फीचर्स, और भी क्लिनिकल फीचर्स हैं उनको समझते हैं, राइट। यहाँ पे अगेन तुम लोग देख पा रहे हो
एनाफाइलैक्सिस के क्लिनिकल फीचर्स। एनाफाइलैक्सिस के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या चीज देख पा रहे हो यहाँ पे एनाफाइलैक्सिस में? पेशेंट में स्किन के रैसेस हैं, हाइट्स हैं, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, देखो, पेन, एब्डोमेन एंड वोमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। सॉलन लिप्स एंड टंग्स, सॉलन आईज। तो यहाँ पे अगर हम लोग कहते केवल पेशेंट को एलर्जिक रैसेस होते तो केवल ये होते, लेकिन यहाँ पे लिप्स, टंग्स, आईज ये सब कंजेस्टेड होंगे, सब सॉलन होंगे। पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी, क्योंकि अंदर जो एयरवे है वहां पे भी बहुत स्वेलिंग हो गई है, एडिमा हो गया है, एंड ओवर टू इट देयर इज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि जैसे अस्थमा वगैरह में होता है। हम लोगों ने व्हीजिंग, कफ। इसके अलावा हम लोग कहते हैं टैकीकार्डिया हो सकता है, ब्रेडीकार्डिया हो सकता है, डिक्रीज्ड बीपी हो सकता है, हेडेक, कंफ्यूजन, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस। कुल मिला के यहाँ पे मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होगा। आगे चल के पेशेंट में मल्टी सिस्टम फेलियर हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, और डेथ हो सकता है। राइट, कुछ हो सकता है पेशेंट ढेर सारे रेसेस लेके आपकी इमरजेंसी में कुछ इस तरीके से आए। राइट, यहाँ तो खैर ऐसे लग रहा है ट्रॉमा वाला पेशेंट है। राइट, तो एक तरीके से ये मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें ये पर्टिकुलर क्लिनिकल फीचर्स देख के आप लोग डायग्नोसिस बना सकते हो। राइट, अगेन यहाँ पे तुम लोग क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एनाफाइलैक्सिस, जिसमें डिफरेंट टाइप के स्किन लीजन्स हो जाएंगे, रनिंग नोज हो जाएगा, कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, along with कार्डियोवैस्कुलर और कभी कभी सीएनएस और गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो अभी इन सबको हम लोग समराइज करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ देखने वाली है, दैट इज टाइम। जैसे ही एक्सपोजर हुआ उसके मिनट्स में ये सारे मैंने यहाँ पे तुम लोग क्या देख पा रहे हो, केवल स्किन रैसेस। अगर केवल स्किन रैसेस हैं तो ये एनाफाइलेक्टिक शॉक नहीं है। जब एनाफाइलेक्टिक शॉक होगा तो यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, प्लस आपके रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशंस। कहीं पे मैंने फीवर की बात नहीं की, सीवियस मैनिफेस्टेशंस, सीएनएस मैनिफेस्टेशंस, जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस। अब जाके ये एनाफाइलेक्टिक शॉक होगा। मतलब किसी को ढेर सारे एलर्जिक रैसेस आ जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट को तुम एड्रेनालिन वगैरह देने लगो और एडमिट कर दो। एविल डेक्सा लगा के ऐसे पेशेंट्स को घर भेज सकते हो। राइट, एक और फाइनल डायग्राम हम लोग ले लेते हैं। जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं इमरजेंसी की, तो वहां पे जो मेथड भी हम लोग ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं वो भी हम लोग बहुत कन्वीनियंट यूज करते हैं। राइट, ताकि पेशेंट आए तो उसको तुरंत तुम मैनेज कर पाओ। अब देखो अगेन यहाँ पे फाइनली हम लोग देख रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एनाफाइलेक्सिस, और फिर इसको हम लोग समराइज करेंगे। राइट, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं कभी भी एनाफाइलेक्सिस की या किसी एलर्जिक रिएक्शन की, तो इचिंग मतलब प्रूराइटिस, इसके अलावा रैसेस। राइट, इन सब का डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा तुम लोग देख पा रहे हो जो मेन कंप्लेन है वो यहाँ पे आ गया। माउथ में भी इचिंग है, कॉफ है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, लिप स्वेलिंग है, नेजल कंजेशन है। फिर और ज्यादा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगे विच इंक्लूड्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, स्नीजिंग, कॉफिंग, व्हीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ऐसा नहीं कि जीआई मैनिफेस्टेशंस नहीं होंगे, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, क्रैम्प सब कुछ होंगे। राइट, इवन डायरिया, चेस्ट पेन हो ही सकता है। जो डेथ होती है एक तो रेस्पिरेटरी सिम्टम की वजह से होती है, दूसरा हो सकता है बीपी डिक्रीज हो जाए, टैकीकार्डिया हो जाए, ब्रेडीकार्डिया हो जाए, एरिथमिया। इवन लिप स्वेलिंग है, टंग स्वेलिंग है, आई स्वेलिंग एंड रेडनेस होगी। पेशेंट में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, शॉक हो सकता है, मतलब बीपी नॉन रिकॉर्डेबल हो जाए, समथिंग लाइक दैट। इतने क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लेने के बाद अब हम लोग क्लिनिकल फीचर्स समराइज कर सकते हैं। समरी ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, समरी ऑफ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एनाफाइलेक्सिस। राइट, एक तो मैं तुम लोगों को बता चुका हूं कि हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर मिल सकता है किसी पर्टिकुलर चीज से। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कह दिया
तुम्हें लगा कि ये कोई स्किन एलर्जी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ स्किन रैशेस एंड इचिंग से शुरुआत हुई। लेकिन अब शुरुआत स्किन रैशेस और इचिंग से हुई, यहीं तक बात रह नहीं गई, राइट, आगे प्रोसीड कर गई। जैसे यहाँ पे मैंने कह दिया स्वॉलन लिप्स, कंजेशन होने लगा, राइट, टंग, स्वॉलन टंग, राइट, इवन स्वेलिंग अराउंड आईज, आई खुली नहीं रही है, स्वेलिंग अराउंड आईज, रेडनेस ऑफ आईज, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें अब लगने लगा है कि पेशेंट में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, इट इज नॉट लिमिटेड टू स्किन ओनली। अब देखो यहाँ पे अगर मैं और आगे चलूं, तीसरा, तो पेशेंट को लगता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्यों, अभी इसको डिस्कस करेंगे। हम लोग कहेंगे यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आवाज कर सकता है पेशेंट व्हीजिंग, सांस लेते समय जोर जोर की ब्लॉकेज की आवाज आती है, दैट इज स्ट्राइडर, राइट। इसके अलावा पेशेंट कॉफ, रनिंग नोज, स्नीजिंग, राइट। इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, पेशेंट की बॉडी में हो सकता है ऑक्सीजन जा ही ना पाए, साइनोसिस, राइट। तो पेशेंट में बहुत सीवियर ब्रेथलेसनेस हो सकता है, बहुत ढेर सारी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट हो सकती हैं। इसके अलावा अगर तुम लोगों को कहें फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट पे हम लोग कहेंगे पेशेंट में कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशंस, जैसे मैं कहूंगा हार्ट रेट ज्यादा भी हो सकता है, हार्ट रेट कम भी हो सकता है, टेकिपनिया, नॉट टेकिपनिया, टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हो सकता है हार्ट रेट इरेगुलर हो जाए, यू कॉल इट एरिथमिया। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, दैट इज फॉल इन बीपी, कार्डियक में ही फॉल इन ब्लड प्रेशर, राइट। हम लोग कह देते हैं दिस इज नोन एज हाइपोटेंशन। लेकिन फॉल इन बीपी तो ठीक था, हो सकता है सीवियर फॉल इन बीपी हो, फॉल इन बीपी। हम लोग कह देते हैं बीपी अगर अनरिकॉर्डेबल हो जाए, आप लोग बीपी नापने लगो कि सिग्नोमेनोमीटर से आए ही ना, मतलब बहुत ज्यादा कम हो जाए, दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज शॉक। शॉक होगा तो इसका मतलब ऑल बॉडी ऑर्गन्स हाइपोपरफ्यूजन में चले जाएंगे, राइट, मतलब ब्लड ऑर्गन्स को मिलेगा ही नहीं क्योंकि प्रेशर से पंप ही नहीं हो रहा होगा, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ ऑल वाइटल ऑर्गन्स। हम लोग कहेंगे इसका मतलब आगे चल के पेशेंट में मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड डेथ, राइट। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जीआई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जीआई कॉम्प्लिकेशंस में वी हैव मेनली पेन एब्डोमेन, खासकर तब जीआई कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं जब फूड से एलर्जी होती है, राइट, वॉमिटिंग, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग को हम लोग नौजिया कहते हैं, डायरिया। इतना ही नहीं, यहाँ पे सीएनएस मैनिफेस्टेशन भी आ सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैनिफेस्टेशन। सीएनएस मैनिफेस्टेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, राइट, पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट ऑल्टर्ड सेंसोरियम में जा सकता है, मतलब अनअवेयर और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कर सकता है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, राइट। तो कुछ इस तरीके से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने डिस्कस किया है इतने सारे मैनिफेस्टेशन, तो इसका मतलब जो भी पैथोजेनेसिस पढ़े थे उसमें एक चीज ऐड कर दोगे तो ये सारे मैनिफेस्टेशन समझ में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया आपको कि यहाँ पे, राइट, मैकेनिज्म, यहाँ पे मैंने कहा था पैथोजेनेसिस में कि हिस्टामीन इंक्रीज हो गया। अब चाहे जैसे हिस्टामीन इंक्रीज हो गया, ये सारी चीजें समझ चुके हो, क्या इंक्रीज हो गया, हिस्टामीन। हिस्टामीन एक ऐसा केमिकल मीडिएटर है, वन ऑफ द मीडिएटर्स इन्वॉल्व हियर। हम लोग कहते हैं ये क्या कराएगा, दो चीजें, एक तो ये वेसो डायलिटेशन करा देगा, ब्लड वेसल को डायलेट करा देगा, वेसो डायलिटेशन। अब इससे बड़ी सारी प्रॉब्लम आएगी,
और एक उल्टा काम कर देगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जो मेजॉरिटी ऑफ क्लिनिकल फीचर्स हैं वो यहीं से एक्सप्लेन हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मैंने कह दिया पेशेंट में वेसोडाइलेटेशन हो गया, वेसोडाइलेटेशन, इसका मतलब क्या हो गया, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गए। और इसी के साथ हम लोग कहते हैं एंड परमिएबिलिटी इंक्रीजेस, परमिएबिलिटी इंक्रीजेस। तो ब्लड वेसल डायलेट हो गया और परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गया। अगर मान लो मैंने कह दिया ये नॉर्मल ब्लड वेसल, नॉर्मल ब्लड वेसल, नॉर्मल ब्लड वेसल से कोई खास वाटर वगैरह लीक नहीं करता है, लेकिन अगर वेसो डायलिटेशन हो जाएगा तो वेसो डायलिटेशन में कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। राइट, यहाँ पे मैंने कह दिया वेसो डायलिटेशन, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो गया, बहुत सारा वाटर यहाँ से ऊज आउट हो गया। तो एक तो यहाँ पे वाटर ऊज आउट हो गया जिसकी वजह से पेशेंट में क्या मिलेगा, एडीमा मिलेगा। एडीमा मतलब हर जगह पे पानी ही पानी मिलेगा। दूसरी चीज वेसो डायलिटेशन होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो गया तो इसका मतलब ब्लड वॉल्यूम जीरो कर दो तो बीपी जीरो हो जाएगा। तो बीपी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग और आगे चल के पेशेंट शॉक में चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस डिसीज को कहते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ। अब देखो बीपी कम हो गया तो जो मेन प्रॉब्लम है, हिस्टामिन ने क्या किया, ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया। ब्लड वेसल से डायलेट कर दिया तो वेसल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई। राइट, जब परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब वाटर सबसे पहले वेसल को छोड़ के जाने लगा, एडीमा होगा। मान लो मैंने कह दिया तुम्हारे एयरवे में एडीमा हो गया, राइट, आईज वगैरह में परमिएबिलिटी, तो आंखें भर जाएंगी, सूजन होने लगेगी वहां पे। लंग्स के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पे वेसो पे परमिएबिलिटी बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, पूरे लंग में एडिमा हो सकता है, पानी भर सकता है, पेशेंट अपने ही सिक्रीशन में डूब सकता है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक में, एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, एक तो बीपी कम हो गया, राइट, क्योंकि वेस्कुलर लीकेज बढ़ गया, वेस्कुलर लीकेज इंक्रीज हो गया, राइट। तभी तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे शॉक हो गया, शॉक, वेस्कुलर लीकेज। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, बॉडी में एडीमा होने लगा, एडीमा होने लगा, स्वेलिंग होने लगा, राइट। स्वेलिंग कुछ बाहर से दिख रही है, एग्जाम्पल लिप, टंग, यहाँ पे स्वेलिंग, लेकिन यही स्वेलिंग अगर एयरवे में हो जाए, एयरवे में अगर स्वेलिंग हो जाए तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। जैसे ट्रेकिया हो गया, राइट, लैरिंग्स हो गया, तो हम लोग इसी को क्या कह देते हैं, लैरिंजियल एडिमा, राइट। तो इंसान को ट्रेकियल एडिमा हो गया, लैरिंजियल एडिमा हो गया, तो एयरवे से एयर अंदर नहीं जा पाएगी, चोक कर जाएगा इंसान, चोकिंग, राइट। चोकिंग होगा तो इसका मतलब हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। इतने सिक्रीशंस होंगे, इतने सिक्रीशंस होंगे कि पेशेंट अपने ही सिक्रीशन में डूब जाएगा, राइट। पेशेंट ड्राउन्स इन हिज ओन सिक्रीशंस, राइट। इतना फ्लूइड ओज आउट होगा, इतना फ्लूइड ओज आउट होगा कि पेशेंट अपने ही सिक्रीशन में डूब जाएगा। जैसे मान लो किसी को वाटर में डुबो दो, स्विमिंग पूल में, तो बाहर से फ्लूइड दिया है लेकिन यहाँ पे अपने बॉडी के अंदर का ही फ्लूइड निकला और पेशेंट को डुबो गया, राइट। तीसरी चीज यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स ही आपके कॉन्स्ट्रिक्ट कर गए तो सांस लोगे कैसे, एक तो वहां पे सिक्रीशंस आ गए हैं, राइट। मैं कहूंगा यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट, राइट। तो ब्रीदिंग और डिफिकल्ट हो जाएगा, ब्रीदिंग बिकम्स डिफिकल्ट और पेशेंट में शहीद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं एयरवे की भी बात करूं, एयरवे चेंजेस, एयरवे, तो एक तरफ मैं नॉर्मल एयरवे की बात कर लेता हूं, कुछ इस तरीके से एयरवे है,
ब्रोंकस है, ब्रोंकियोल है, ट्रेकिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझ लेना। राइट जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकस है, ये ब्रोंकियोल्स है, ये नॉर्मल है इस तरफ। राइट यहाँ पे वाइड ल्यूमेन है, मतलब आराम से एयर आ सकती है, एयर जा सकती है। लेकिन अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया, एनाफाइलैक्सिस हो गया, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फ्लूइड आ जाएगा और बहुत सारा एडिमा भी आ जाएगा। ये चीज धीरे धीरे और नैरो होती जाएंगी, जैसे यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, राइट। तो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो नैरो ल्यूमेन हो गया। एक तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जाहिर सी बात है ब्रीदिंग डिफिकल्टी मिलेगी पेशेंट। प्लस यहाँ पे बहुत सारे सिक्रीशंस आ गए हैं, राइट, ढेर सारा एडिमा आ गया, राइट, फ्लूइड एडिमा। तो हम लोग कहेंगे इतना फ्लूइड होगा, इतना एडिमा होगा कि पेशेंट क्या होगा, राइट, सेल्फ ड्राउन कर जाएगा, सेल्फ ओन सिक्रीशंस में ड्राउनिंग हो जाएगा, सेल्फ सिक्रीशंस ड्राउन, डुबो देंगे पेशेंट को, एंड दिस कैन लीड टू डेथ। इसका मतलब पेशेंट का देयरफॉर एयरवे मस्ट बी क्लियर, एयरवे मस्ट बी क्लियर। अब चलो ठीक है, इतना कुछ हो गया। अब सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन समझ लिए हो, अब तुम्हें यहाँ पे समझना है किस तरीके से ट्रीट करोगे पेशेंट को। एक मिनट चैट सेक्शन में आओ, देखिए समझ में आ रहा है तुम लोगों को, कुछ समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ? चैट यस सर, सेक्शन में समझ बताऊं? में आ रहा सर। चलो ठीक है। तो यहाँ पे जी अगर सर। ट्रीटमेंट के फॉर्म में हम लोग देंगे, तो ट्रीटमेंट के फॉर्म में हम लोग कौन सा इंजेक्शन तुरंत लेके देंगे? सर डेक्सा देंगे सर, एविल। डेक्सा पेक्सा नहीं देंगे। जब एनाफाइलेक्सिस की बात करते हैं तो केवल एक इंजेक्शन देंगे बेटा। कौन सा इंजेक्शन देंगे? हाइड्रोकॉर्ड भी नहीं देंगे, इंजेक्शन एड्रीनलिन देंगे। इसीलिए इस लेक्चर को सबसे पहले पढ़ाया है, इंजेक्शन एड्रीनलिन। ये इंजेक्शन एड्रीनलिन कितने लोगों ने देखा है? इंजेक्शन सर। एड्रीनलिन, राइट। इंजेक्शन एड्रीनलिन के अलावा अगर एग्जाम्पल तुम देने लोग, पड़ेंगे सर अभी स्टैट पढ़ाया में। नहीं है, वो सब पढ़ाएंगे। इंजेक्शन एड्रीनलिन, राइट। तो एड्रीनलिन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा। भाई ट्रीटमेंट नहीं पढ़ाया, इंजेक्शन। कोई यहाँ पे डेक्सा नहीं देना है, कोई यहाँ पे एविल नहीं देना है, कोई यहाँ पे हाइड्रोकॉर्ड नहीं देना है। सबसे पहले क्या देना है यहाँ पे? एड्रेनलिन देना सर। एड्रीनलिन। जो एड्रीनलिन आता है 1 ml का इंजेक्शन आता है, 1 ml में केवल 1 मिलीग्राम होता है, इसका 1:1000 डाइल्यूशन होता है। कितने लोगों को इतनी बात पता है? राइट, इंजेक्शन एड्रीनलिन 1 मिलीग्राम का आता है, 1 ml। पेशेंट को इसी का 0.5 ml लेके कैसे लगा देना है बेटा? इंट्रामस्कुलर। अगर आईवी लगाओगे तो तुम्हें कैनुला लगाना पड़ेगा। इंट्रामस्कुलर सीधे लोगे और ठोक दोगे कि नहीं ठोक दोगे यहाँ पे? राइट। यस सर। तो अगर जान बचानी है तो कोई इजी मेथड तुम लोग अप्लाई करोगे कि बहुत टफ मेथड अप्लाई करोगे कि इसको सबक्यूटेनियस दो, ट्रेकिया से? इजी मेथड। यस तो यहाँ पे 0.5 मिलीग्राम का मतलब 0.5 ml हो गया, क्योंकि 1 ml में कितना? 1 मिलीग्राम। तुम्हें देना कितना है बेटा? 0.5 मिलीग्राम। इंट्रामस्कुलर देना है। अगर तुम्हें आता है लगाना तो सब क्यूटेनियस भी लगा सकते हो, बट बेस्ट चॉइस इज गिव इंट्रामस्कुलर। तुम लोग पूछ रहे थे कितना देना है बेटा? हर 5 मिनट पे रिपीट करना है। पढ़ाएंगे भी, ये सब ट्रीटमेंट का पार्ट है। अगर मान लो पेशेंट में रिलीफ नहीं मिला तो दोबारा 5 मिनट में कितना दे दोगे? फिर 0.5 मिलीग्राम दे दोगे। 0.5 मिलीग्राम का मतलब कितने ml हो गया? 0.5 ml। वेरी नाइस। जितना मिलीग्राम हो गया उतना ml हो गया, तो 0.5 ml हो गया। ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस ओनली एंड ओनली एड्रेनालिन। अगर मान लो मैं तुमसे कहता यहाँ पे एनाफाइलेक्टिक शॉक नहीं है, मान लो मैं तुमसे कहता कोई पेशेंट तुम्हारे पास आया है, केवल उसको इस तरीके के रैसेस आ गए और बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा है, तो यहाँ पे एड्रेनालिन देते कि यहाँ पे कुछ टाइम पास करते?
इंजेक्शन डेक्सा दे देते, इंजेक्शन एविल दे देते, राइट, इंजेक्शन कॉर्टिको स्टेरॉइड दे देते, हाइड्रोकॉर्ट। तो यहाँ पे टाइम पास करने की प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन अगर मैं इसी पेशेंट को कहूँ कि इसी में बहुत ज्यादा कॉफ आ रहा है, बीपी डाउन हो जा रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, अनकॉन्शियस हो गया, तो क्या तुम्हें एविल डेक्सा और ये सब देना है? फर्जी वाली चीजें नहीं देना है सर। अगर देना भी है तो सबसे पहले क्या देना है? इंजेक्शन एडीआर। अब चलो कुछ कॉमन सेंस की बात बताओ, बहुत लेट हो गए हम लोग पढ़ते पढ़ते, आधा ही पढ़ा है अभी। अगर मान लो मैंने कह दिया पेशेंट बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा है, सिक्रीशन माउथ में बहुत भर गए, तो क्या करना चाहिए? सर इंटूबेट, सक्शन करके इंटूबेट करेंगे सर, निकाल देंगे। राइट, सक्शन वगैरह करोगे, ईटी ट्यूब डाल दोगे, इंट्यूबेट कर दोगे, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। जैसे मान लो अगर मैं तुम लोगों को इंट्यूबेशन की बात बताऊं, तो इंट्यूबेशन समझते हो? कितने लोगों ने इंट्यूबेशन देखा है बेटा? यस सर। जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्यूब डाल दिया है, सब लोग ट्यूब देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? यस सर, दिख रहा सर। तो अगर पेशेंट के माउथ में बहुत सारे सिक्रीशन होंगे और हम लोग इसको ट्रेकिया तक पहुंचा देंगे, अब पेशेंट सांस ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? अगर मान लो इतना ज्यादा सिक्रीशन हो, तुम ट्रेकिया देख ही ना पा रहे हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सक्शन करना पड़ेगा सर। ट्रेकियोस्टमी करना पड़ेगा। ट्रेकिया को यहाँ पे गले के अंदर एक ट्यूब डालना पड़ेगा। कितने लोगों ने ट्रेकियोस्टमी का नाम सुना है? यस सर। राइट। तो कभी कभी ईटी ट्यूब भी नहीं डाल सकते, क्योंकि ईटी ट्यूब डालने के लिए ट्रेकिया दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? यस सर, दिखना चाहिए। राइट। तो अभी इसमें कंप्लीट हम लोगों को 1 घंटे का लेक्चर और बचा है, एनाफाइलेक्सिस। कल वाले लेक्चर को पढ़ने के बाद हम लोग एक टाइम टेबल बना लेंगे और एक लिस्ट की टॉपिक बना लेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है। यहाँ पे हम लोग कुछ सर्जिकल इमरजेंसीज को भी देखेंगे, जैसे ट्रॉमा वगैरह हो गया। ट्रॉमा में भी तुम्हें इमरजेंसी मैनेजमेंट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर, करना पड़ता है सर। राइट, चलो ठीक है। तो ऐप पे मैं अपलोड करवा दूंगा, राइट। अब वो ऐप वाला काम मैनेजमेंट देखेगा। एटलीस्ट तुम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो मैं भेजूंगा उसको भर के भेज देना, क्योंकि अभी तो मैं फ्री आईडी से पढ़ा रहा हूँ, कल से मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है? तो सब लोग अपना रजिस्टर कर देना, सब लोग अपना पढ़ो। करीब 2 से 3 महीने में कंप्लीट होगा कोर्स, ठीक है? इमरजेंसी मेडिसिन। कोई क्वेश्चन अभी बनता हो तो पूछ लो, वैसे तो भी मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया नहीं। एनी क्वेश्चन? सर मैं क्वेश्चन था सर। जी बेटा। सर जैसे बीपी फॉल हो रहा है तो क्या उसके लिए सेकेंडरी सर मेडिसिन दे सकते हैं क्या, जैसे देंगे, नॉरेट वगैरह? देंगे बेटा, देंगे। नॉरेट नहीं, एड्रेनालिन देंगे बेटा, एड्रेनालिन, ठीक है? पढ़ाएंगे भी, ट्रीटमेंट नहीं पढ़ाए। सर एडीआर को सर एडीआर देने के बाद तो सर ये दे सकते हैं ना आईवी फ्लूइड? बिल्कुल देंगे बेटा। एडीआर के बाद अगर उसका बीपी नॉर्मल नहीं हुआ तब दोगे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास पेशेंट आ गया तुम उसको बोतल चढ़ा दो। बोतल चढ़ाने का क्या मतलब है कि अगर बीपी नहीं मेंटेन हुआ तो तुम लोग एनएस का बोलस दे दोगे, यही पूछ रहे हो ना? यस सर। राइट। लेकिन अगर एडीआर दे दिया और पेशेंट उठ के बैठ गया, क्योंकि अगर ये मिनट्स में हुआ है तो मिनट्स में ठीक भी हो सकता है कि नहीं? तुरंत ठीक होगा। जैसे एडीआर दोगे तुरंत ठीक होगा। लेकिन अगर कोई बहुत सिक हो गया है, एडीआर देने के बाद भी उसका बीपी नहीं मेंटेन हुआ, तो तुम लोग क्या करोगे? एडीआर का इन्फ्यूजन भी लगा सकते हो along with IV fluid, ओके? अभी ट्रीटमेंट नहीं पढ़ाया है। गुड मॉर्निंग, बताओ। सर टीम वर्क में यदि कोई टीम में मेंबर आईवी अगर देना चाहे एडीआर को, नहीं देना तो है। आईवी दोगे तो हार्ट फेल हो सकता है। मान लो इंजेक्शन एडीआर तुमने आईवी दे दिया, इंट्रावीनस, तो बेटा इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? एडीआर किस पे काम करता है बॉडी में? हार्ट। तो कभी कभी पेशेंट में एरिथमिया वगैरह हो सकता है, राइट? पेशेंट और अनस्टेबल हो सकता है। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज इंजेक्शन एडीआर इंट्रामस्कुलर 0.5 मिलीग्राम। चलो अब कल मिलते हैं, ठीक है? सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। अब गुड नाइट नहीं बोल सकते, आज मॉर्निंग में लेक्चर है। हैव अ गुड डे, ठीक है? कल मुलाकात करते हैं और कल इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।